आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है रमेश के पापा। और मैं हूं आपका दोस्त विजय। सो जाओ रमेश के पापा, कीर्ति की शादी कल है। कल सब हो जाएगा। यार सुधा, नींद नहीं आ रही है। कीर्ति का बचपन याद आ रहा है। कल शादी हो जाएगी, घर खाली खाली हो जाएगा। कीर्ति तो रौनक है घर की। रमेश के पापा, बेटियां तो पराये धन होती हैं और उन्हें एक ना एक दिन पराये घर जाना ही होता है। दस्तूर है, निभाना तो पड़ेगा ना। सही कह रही हो तुम सुधा। याद है जब हमारी शादी हुई थी और तुम इस घर आई थी तो कैसे रो रही थी। शादी की पूरी रात तो तुमने रो रो के गुजारी थी। हाँ हाँ, सब याद है मुझे। तब की बात और थी। मैं 17 की थी और तुम 21 के। हम दोनों बच्चे ही तो थे ना। अभी तो कीर्ति ही 25 की है। तुम 17 की नहीं, 18 की थी और कीर्ति 24 की है, 25 की नहीं। 18वां लगा था मुझे। सुधा ने गुस्से से बढ़िया करते हुए बोला। अच्छा अच्छा अच्छा, मान लिया। रमेश के पापा सुधा के गुस्से पर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोले। तुम अपने पापा के साथ दुकान में बैठते थे और मैं तुम्हें देखने के बहाने घर से कोई ना कोई बहाना बनाकर आती थी। कभी शक्कर लेने, कभी गुड़ लेने, कभी दाल लेने, तो कभी झाड़ू लेने। तुम दुबले पतले से बंदर टोपी पहने हुए हर चीज़ नाप तोल के देते थे। कभी कुछ भी थोड़ा भी ज़्यादा नहीं दिया तुमने। कंजूस। हाँ हाँ, कंजूस हूँ मैं, पर ईमानदार भी हूँ। मैं ईमानदार कंजूस हूँ। मैंने ना किसी को कम दिया और ना ही किसी को ज़्यादा। बनिए का बेटा हूँ, हिसाब के मामले में पक्का हूँ। देखो ना रमेश के पापा, देखते देखते 30 साल निकल गए। पहले रमेश हुआ, फिर श्रुति, फिर मनोज और फिर कीर्ति। हाँ सुधा, बस एक छोटी सी दुकान का सहारा था। उसके भरोसे ही चारों बच्चों को पढ़ाया, लिखाया और काबिल बनाया। 3 की शादी भी कर दी। बस एक कीर्ति बची थी, इसकी भी शादी कल हो जाएगी। हाँ रमेश के पापा, सब तुमने अकेले ही किया। कीर्ति की शादी हो जाए फिर तीर्थ यात्रा के लिए निकलेंगे। इन बच्चों के चक्कर में आज तक कहीं घूमने भी नहीं गए। सुधा, जानती हो ना तुम, घूमने फिरने में कितने पैसे लगते हैं। बच्चों को जन्म दिया है तो उनका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। बच्चों की शादी तक की जिम्मेदारी हमारी, उसके बाद वो जाने, हम तो फ्री हो जाएंगे। हाँ, फिर निकलेंगे तीर्थ यात्रा के लिए। सुधा ने मुस्कुराते हुए बोला। हाँ, 1 साल बाद। 1 साल बाद? मगर क्यों रमेश के पापा? सुधा, देखो ना कितना खर्च हो चुका है बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, शादी में। पैसा कहाँ है हमारे पास। एक बार दुनियादारी की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो आएगा पूरा बचेगा। फिर निकलेंगे ना तीर्थ यात्रा के लिए। क्या सारा पैसा ख़त्म हो गया हमारा रमेश के पापा? सारा? सारा कितना था हमारे पास? इन 30-35 सालों में 50 लाख से भी ज़्यादा तो बच्चों की परवरिश, पढ़ाई लिखाई और शादी में खर्च हो गया। रमेश को पॉलिटेक्निक कराई, श्रुति को बीएड कराया, मनोज को अकाउंटेंट का कोर्स कराया और कीर्ति को नर्सिंग का कोर्स कराया। कीर्ति तो आधी डॉक्टर बन गई है। नब्ज़ देखकर ही जान जाती है कि मरीज को इंजेक्शन लगाना है या दवाई खिलानी है। सुधा, ये जो भी खर्चा वर्चा सब कुछ एक दुकान के सहारे ही तो कमाया है। और क्या है हमारे पास? अलादीन का चिराग थोड़ी ना है जो घिसते ही पैसों की बारिश होने लगेगी। हाँ, श्रुति की शादी में 20 लाख लगे थे। श्रुति ने तो खुद आगे बढ़कर मुझसे 12 लाख लिए थे। उसके ससुराल वालों ने तो कुछ भी नहीं मांगा था। श्रुति बोल रही थी कि बेटी को ऐसे ही थोड़ी ना विदा करते हैं। 12 लाख दो, मैं और मेरे पति के काम आएंगे। कुछ नहीं तो एक एफडी ही कर दूंगी। अब श्रुति को दिया है तो कीर्ति को भी देना होगा ना। अरे रमेश के पापा, कीर्ति थोड़ी ना मांग रही है। अरे ये क्या बात हुई सुधा? एक बेटी को दिया है तो दूसरी को भी तो बराबर ही देना होगा ना। कीर्ति भले ही ना बोले, पर मुझे तो सोचना है ना। तो इसका मतलब कि अगर कीर्ति की शादी हो जाएगी तो हमारा सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा रमेश के पापा। सुधा, सारा तो नहीं होगा। हाँ, 1-1.5 लाख बचेगा और फिर कमाएंगे ना, धीरे धीरे फिर से जुड़ेगा।
सुधा, क्या है ना, मेरे रहते रहते सब ठीक ठाक से हो जाए, अच्छा है। कीर्ति सीधी है, मुझसे बहुत प्यार करती है, वो तो कुछ भी नहीं मांग रही है। पर ऐसे थोड़ी ना होता है। वो अपने ससुराल जाएगी और बातों ही बातों में कभी बात निकल आए तो उसका पति बोलेगा ना कि तुम्हारे पापा ने श्रुति को 12 लाख दिए हैं, तो फिर तुम्हें क्यों नहीं दिए। मनमुटाव होगा, झगड़ा होगा ना दोनों में। इसलिए मैंने पहले 12 लाख अलग से जोड़े और फिर कीर्ति की शादी के लिए लड़का ढूंढा। मैंने 12 लाख रुपए आज सुबह ही कीर्ति के अकाउंट में डिपॉजिट भी कर दिए। रमेश, श्रुति और मनोज को बताता तो शायद वो नहीं करने देते, इसलिए मैंने कीर्ति की शादी से पहले कर दिए। देखो ना, कितनी अच्छी किस्मत है कीर्ति की, कितना अच्छा जमाई मिला है, सरकारी नौकरी में है, अच्छी तनख्वाह है और बाद में पेंशन भी मिलेगी। हाँ, सही कह रहे हो तुम रमेश के पापा। अब चलो, जो भी है, कैसे भी कीर्ति की शादी निपट जाए, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। चलो अब सो जाओ, कल बहुत काम है। तुम सो जाओ सुधा, मुझे नींद नहीं आएगी। ठीक है फिर, जागते रहो। गुड नाइट। गुड नाइट सुधा, तुम भी ना। कीर्ति, देख, तेरा दूल्हा घोड़ी में आ रहा है। ये जो गंजा नाच रहा है ना, ये तेरा ससुर है। देख कैसे बच्चों की तरह नाच रहा है। शिल्पा ने खिड़की से देखते हुए कीर्ति को बताया। अरे मैं तो भूल ही गई, तू तो दुल्हन है आज, कैसे देखेगी। मैं ना तेरे दूल्हे की वीडियो बना लाती हूँ, तो ही सेंड कर दूंगी, तो आराम से देखियो, ठीक है। शिल्पा, मत चिढ़ाना कीर्ति को, अभी 2 घंटे में शादी हो जाएगी, फिर सारी रात देखेगी ना अपने दूल्हे को। देख कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहन। क्या दी, आप भी ना, कीर्ति ने शर्माते हुए बोला। श्रुति दी, बारात आ गई है, मैं ज़रा जीजा जी का स्वागत करती हूँ, देखती हूँ कितने पैसे देते हैं जीजा जी। शिल्पा और श्रुति दूल्हे राजा के स्वागत के लिए द्वार पर चले गए और कीर्ति अपने कमरे की खिड़की से छुपके से अपने दूल्हे को देखने लगी। रमेश के पापा, बारात द्वार पर आ गई है, तुम जल्दी से खाना खा लो, फिर तो बेटी की विदाई के बाद अगले दिन खाना होगा। अरे नहीं नहीं सुधा, मुझे भूख नहीं है। नहीं, मेरी कीर्ति जा रही है, मुझे भूख कैसे लग सकती है। चुप रहो तुम, तुम्हें डॉक्टर ने खाली पेट रहने से बिल्कुल मना किया है। थोड़ा सा खा लो, 2 रोटी ही तो खाते हो, और क्या खाते हो तुम। 5 मिनट का काम है, फिर तो कन्यादान के लिए बैठना है। अच्छा अच्छा, जल्दी लाओ। सुधा किचन में गई और फट से गरम गरम 2 रोटी बना रही और थोड़ी सी सब्जी पानी लेकर आ गई। रमेश के पापा, ये लो, 1 रोटी और ले आती हूँ, गरम गरम खाओ। अरे नहीं नहीं सुधा, नहीं, मेरे लिए इतना बहुत है। रमेश के पापा, एक और खा लो। इतना कहकर सुधा किचन में चली गई। खाना थोड़ा सा खाते ही रमेश के पापा को हिचकी आई। सुधा, सुधा, क्या हुआ। सुधा रोटी को हाथ में लेते हुए रमेश के पापा के पास पहुंची। 3 हिचकी के बाद रमेश के पापा कुर्सी से जमीन में गिर गए। सुधा डर गई और उसने रमेश को आवाज दी, रमेश। रमेश, मनोज और कीर्ति मम्मी की आवाज़ सुनते ही पहुंचे। बाकी सारे लोग दूल्हे के स्वागत के लिए द्वार पर गए थे। देखना बेटा, क्या हुआ तेरे पापा को अभी। ऐसा ऐसा सुधा सुधा कह रहे थे, हिचकी आई थी। कीर्ति कीर्ति, देखना क्या हुआ पापा को। जी रमेश भैया। कीर्ति ने पापा की नब्ज देखने के लिए उनका दायां हाथ उठाया और कलाई पकड़ी। कीर्ति ने रमेश और मनोज दोनों की तरफ देखा और अपने चेहरे से नाना का इशारा किया। क्या क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ तेरे पापा को। सुधा ने रमेश से पूछा। मम्मी, पापा चल बसे। रमेश ने इतना बोला और मनोज को इशारा किया कि कमरे का दरवाजा बंद कर दे। क्या। सुधा रोने ही लगी थी कि रमेश ने फट से अपनी मम्मी का मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। मम्मी, मम्मी मत रो, बारात द्वार पर आ चुकी है। अगर आप
जोर जोर से रोने लगोगे तो हल्ला हो जाएगा और शादी रुक जाएगी, और फिर दोबारा से इतना सब कुछ करना आसान नहीं होगा। अपने आंसुओं को रोको मम्मी। पापा की आखिरी जिम्मेदारी को मैं पूरा करूंगा। आप प्लीज अपने अपने आंसुओं को रोक लो। रमेश भी रोते हुए अपनी मम्मी को बोल रहा था। मनोज और कीर्ति भी अपने भैया की बात समझ सकते थे, इसलिए वो भी अपने दर्द को दबाए हुए थे। सुधा को भी लगा अगर बारात लौट जाएगी तो फिर से शादी करने का खर्च उठाना मुश्किल होगा, इसलिए उसने अपने बच्चों की बात को समझा और शांत हो गई। रमेश और मनोज ने पापा को उठाया और बिस्तर में हटा दिया और उनके ऊपर मोटी चादर उड़ा दी। वधू के पिता को कन्यादान के लिए बुलाइए, पंडित जी ने कहा। पंडित जी, कीर्ति के पापा की तबीयत खराब है, उन्हें जाड़ा लग रहा है। कन्यादान कीर्ति का बड़ा भाई रमेश करेगा। बड़ा भाई पिता समान होता है, सुधा ने बोला। सुधा की बात सुनकर पंडित जी समझ गए थे। कीर्ति का दूल्हा और बाकी ससुराल वाले भी जान गए थे कि कोई बड़ी अनहोनी हो गई है, लेकिन वो चुप थे। वो दुल्हन पक्ष को समझ सकते थे, इसलिए शांत रहे। विवाह उपरांत नए जोड़े ने सबका आशीर्वाद लिया और कीर्ति के भाई रमेश और मनोज ने अपनी बहन की विदाई की। विदाई देते हुए दोनों भाई बहन जोर जोर से रोने लगे। कीर्ति भी अपने भाइयों से लिपटकर रोने लगी। श्रुति भी रोने लगी और सुधा भी बहुत जोरों से रोने लगी। उनका रोना किस लिए था, ये देखकर दूल्हे पक्ष के लोगों के भी आंसू आ गए। कीर्ति अपने दूल्हे के साथ चली गई। कीर्ति की विदाई के 2 घंटे बाद मनोज ने अपने सभी परिचित जानकारों और रिश्तेदारों को अपने पिता के आकस्मिक देहांत के बारे में बताया।